नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार पांडे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने पत्रकारिता की दिशा और दशा विषय पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस लेक्चर के जरिए हम लोग सीखेंगे कि वर्तमान समय में प्रिंट मीडिया की क्या दशा दिशा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या दशा दिशा है, टेलीविज़न की क्या दशा दिशा है और सिनेमा सोशल मीडिया की क्या दशा दिशा है, और आने वाले समय में हम इससे क्या उम्मीद रख सकते हैं, इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, मीडिया की शिक्षा और इसकी शिक्षण कार्य में क्या तब्दीली आ सकती है, इनके भी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोगों में सूचनाओं को प्राप्त करने की भूख, उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने पत्रकारिता को और उन्नत व जरूरी अवयव बना दिया है। यह समय के साथ और भी सशक्त होता जाएगा। पत्रकारिता का स्वरूप भले ही बदल जाए, लेकिन उसका कार्य नहीं बदलेगा। अभी तक के इतिहास से यह समझा जा सकता है। प्रिंट मीडिया में भले ही गिरावट की बात की जा रही हो, लेकिन विश्वसनीयता के मामले में इसे आज भी प्रमुखता से ही देखा जाता है। मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर आई सूचना को जब तक अगले दिन छपने वाले अखबार से पुष्ट नहीं किया जाता, तब तक सूचनाओं की विश्वसनीयता पर मुहर नहीं लगती है। अब तक के इतिहास पर नज़र डालें तो मीडिया के बारे में यह देखने को मिला है कि खबरों की विश्वसनीयता ही किसी मीडिया की महत्ता को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यह विश्वसनीयता उसके नैतिक मानदंडों के आधार पर ही दर्ज की जाती है। वर्तमान समय में देश में पत्रकारिता का दायरा बहुत तेजी से बढ़ा है। पत्रकारिता की मुख्य धुरी समाचार पत्रों को माना जाता है, और प्रशिक्षण में भी पत्रकारिता के इतिहास की वास्तविक शुरुआत 29 जनवरी 1780 को बंगाल गजट से की जाती है, जो कि एक समाचार पत्र ही था। समाचार पत्रों ने पत्रकारिता को नई पहचान दी और आज़ादी की लड़ाई में एक प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस संदर्भ में अकबर इलाहाबादी का यह कथन कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हों तो अखबार निकालो, बिल्कुल सटीक बैठता है। अखबार में वह ताकत थी कि ब्रिटिश हुकूमत, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि वहाँ कभी सूर्य नहीं डूबता है, की भी चूलें हिल गई थी। अखबारों के तेवर पर नकेल कसने के लिए न जाने कितने कानून बनाए गए। तमाम अखबारों पर कार्रवाइयाँ की गई, परंतु अखबार न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि मजबूती से उभर कर सामने आए। अखबारों और पत्रिकाओं ने न केवल आज़ादी की अलख जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बल्कि सामाजिक बदलावों के वाहक भी बने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा संपादित हरिजन पत्रिका व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा संपादित मूक नायक पत्रिका इन मायनों में अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब रही। समय का पहिया तेजी से बदला और अखबारों के विकल्प के रूप में रेडियो सेवा लाने की कोशिश की गई। रेडियो के लिए सरकार ने विशेष प्रयास किए। ब्रिटेन से तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाकर रेडियो सेवा को मजबूती देने का कार्य किया गया। फिर भी सरकारी ठप्पे ने इसे वह मुकाम हासिल करने से रोके रही जो अखबारों को हासिल हो चुकी थी। रेडियो, जो अंग्रेजी के ऑल इंडिया रेडियो और हिंदी के आकाशवाणी नाम से लोकप्रियता हासिल कर रहा था, उसके कई चैनल खुल गए। सर्वसुलभता के बूते वह देश के 90% भूभाग पर अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो गया। देखते देखते अपनी मनमोहक आवाज़ के जादू से पढ़े लिखे लोगों के साथ निरक्षरों का भी पसंदीदा माध्यम बन गया। फिर भी सरकारी बेड़ियों ने उसे जनता के दिलों में अखबारों जैसी जगह पाने में खलनायक की भूमिका निभाई। यही कारण रहा कि आज़ादी के बाद से
रेडियो को स्वायत्तता देने की मांग गाहे बगाहे उठती रही। टेलीविज़न का आगमन सामान्यतः लोगों में एक नए क्रेज के रूप में आया। विजुअल के साथ ऑडियो लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों ने टेलीविज़न की लोकप्रियता को बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य किया। इसे तब और ऊर्जा मिली जब यह प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। उसके बाद से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में एक क्रांति सी देखी गई। सही मायने में टेलीविज़न में डीमासिफिकेशन यानी अल्पसंख्यकीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण थ्योरी को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते यह ज़्यादातर घरों में अपना स्थान नहीं बना सका था, लेकिन 21वीं सदी में जब से डायरेक्ट टू होम प्रणाली लागू हुई तथा घरों में बिजली की उपलब्धता बढ़ी, तब से यह हर घर में एक अनिवार्य वस्तु बन गई। टेलीविज़न के माध्यम से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन तीनों विधाओं में कंटेंट उपलब्ध होता है। बच्चे अपने पसंदीदा कार्टून चैनल देख सकते हैं, तो बड़े न्यूज़ चैनल, खेल या मनोरंजन के चैनल। महिलाएं सास बहू की सीरियल देख सकती हैं, तो बुजुर्ग लोग आस्था, संस्कार जैसे चैनलों में धार्मिक व आध्यात्मिक चैनल। सिनेमा की दुनिया वैसे तो टीवी, रेडियो से पहले ही आबाद हुई, लेकिन उपलब्धताओं की कमी के कारण इसका विस्तार उस तेजी से नहीं हो सका जिस तरह से अन्य विधाओं में हुआ। सिनेमा पहले पिक्चर हॉल में चला करते थे, जो टीवी के आने के बाद धीरे धीरे समाप्त प्राय हो गए। अब मल्टीप्लेक्स के माध्यम से उसका उन्नत स्वरूप देखा जा सकता है। टेलीविज़न की लोकप्रियता के बीच ही इंटरनेट की सुलभता और मोबाइल फ़ोन के आगमन ने मीडिया की दुनिया में एक तरह से क्रांति लाने का कार्य किया। अब मोबाइल फ़ोन के माध्यम से उसकी स्क्रीन पर हम अखबार पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, सिनेमा के एप्लीकेशन के माध्यम से नई रिलीज़ फिल्मों को देख सकते हैं। कुल मिलाकर इसे संपूर्ण मीडिया भी कह सकते हैं, जहां मीडिया के हर रंग रूप से रूबरू हुआ जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेट ने सोशल मीडिया के रूप में कई प्लेटफार्म भी उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे हम उसकी विशिष्टता को एक अलग ही अंदाज में देख सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से मीडिया की अलग ही दुनिया से रूबरू हुआ जा सकता है, जहां आप ही संपादक हैं और आप ही श्रोता। दोनों की भूमिका में आप ही होते हैं। ओटीटी प्लेटफार्म ने दर्शकों को उनके बीच के संवाद युक्त मनोरंजक कार्यक्रम दिखाकर लुभाने में लगे हैं। टेलीविज़न ने जहां लोगों के घरों में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की थी, वहीं इंटरनेट युक्त मोबाइल फ़ोन हर हाथ में अपनी जगह बना ली है। जैसे जैसे मीडिया के नए नए स्वरूप आते गए, उसी तरह से उसको श्रोताओं ने अपनाना भी शुरू किया। अखबारों ने जहां पढ़े लिखे लोगों की जमात में अपना प्रभाव बनाया, तो उसके बाद आया रेडियो देश के 90% भूभाग में अपनी साक्षरों के साथ निरक्षरों के बीच भी पहुंच बनाने में कामयाब रहा। उसके बाद टीवी ने हर घर में अपनी जगह बना ली, तो मोबाइल फ़ोन हर हाथ की शोभा बन गया। पहुंच के आधार पर हम विभाजित करें तो इस समय मोबाइल मीडिया की पहुंच पूरे देश में सर्वाधिक है। उसके बाद टीवी और अंत में अखबारों की पहुंच बनी हुई है। पहुंच और लोकप्रियता के आधार पर जैसे जैसे मीडिया में अपनी पहुंच में इजाफा किया, वैसे वैसे उसकी नैतिकता में गिरावट की बात भी उठती रही है। निस्संदेह अभी भी अखबारों की अपनी जगह कायम है और टीवी, रेडियो की भी अपनी जगह। सोशल मीडिया के सर्वसुलभ होने के बावजूद चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का अपना अपना महत्व और अस्तित्व है। दरअसल जब कोई घटना घटती है तो उसकी पहुंच
सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक सबसे पहले पहुंचती है। फिर भी उसकी प्रामाणिकता को लोग टीवी पर देखना चाहते हैं। यदि टीवी में उस समाचार की पुष्टि हो जाती है तो भी अगले दिन छपने वाले अखबार में उस घटना से संबंधित पूर्ण विवरण पढ़ने की इच्छा जागृत होती है। सहज ही कोई सोशल मीडिया की बातों का भरोसा नहीं कर लेता, जबकि सूचना के तीव्रतम स्रोत के रूप में सोशल मीडिया ही आजकल प्रचलन में है। इस तरह पहुंच और विश्वसनीयता के भागों में बांटकर मीडिया के महत्व को समझा जा सकता है। प्रायः यह देखा गया कि जिस मीडिया की पहुंच जितनी अधिक है उसकी विश्वसनीयता उतनी कम है। शायद यह मीडिया में नैतिकता की आई गिरावट के कारण है। अखबारों में तमाम व्यवसायीकरण के बावजूद आज भी संपादक नामक एक गेटकीपर प्रायः खबरों को फिल्टर करने का कार्य करता है। यह कई स्तरों पर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों से आई खबरों को वरिष्ठ पत्रकार उसे लोगों के लिए उपयोगी बनाने का कार्य करते हैं। उसके बाद ब्यूरो प्रमुख न्यूज़ की गंभीरता को देखते हुए उसे आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तत्पश्चात संपादक, वरिष्ठ उपसंपादक, मुख्य उपसंपादक और संपादक की नज़रों से होता हुआ वह न्यूज़ लोगों तक पहुंचता है। इससे खबरों में कहीं भी गलती होने की गुंजाइश कम रहती है। इसके अलावा संपादकों के चार्टर, भारतीय संविधान के दिशा निर्देश और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की निगहबानी में अखबार आज भी विश्वसनीय बने हुए हैं। रेडियो की बात करें तो वह अभी भी सरकारीकरण से दूर नहीं हो चुका है और जो चैनल प्राइवेट हाथों में हैं उन्हें न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करने का अधिकार सीमित है। हाँ, टेलीविज़न क्षेत्र में निजी हाथों में चल रहे न्यूज़ चैनलों ने टीआरपी की होड़ में सबसे पहले खबर दिखाने के लिए कभी कभी सतही खबरों को दिखा दिया करते हैं। इनपुट हेड और आउटपुट हेड जैसी व्यवस्था में खबरों को ठोक बजा कर ही आम जनता तक परोसा जाता है। टीवी के मामले में समस्यात्मक पहलू यह है कि उसके पास अखबारों जैसा मजबूत नेटवर्क नहीं है, जिसकी कमी ने उसके महत्व को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंचने दिया। इन सब से उलट मीडिया पर आने वाली सूचनाओं पर कार्य करने वाला ज़्यादातर नागरिक पत्रकारों को न तो खबरों की समझ होती है न ही खबरों की तह तक जाने का जुनून। इस कारण इस प्लेटफार्म पर बेहद सतही और कभी कभी ऊल जलूल सूचनाएं भी बड़ी तेज़ी से फैल जाती हैं। जब तक ऐसी खबरें जिम्मेदारों के संज्ञान में आती हैं तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। सोशल मीडिया को साइबर कानून के अंतर्गत लाने की भी कवायद चल रही है, परंतु वैश्विक समस्याओं की वजह से इस पर अभी तक कारगर कदम नहीं उठाया जा सका है। भविष्य में पत्रकारिता में नैतिकता की बात करें तो अब तक इतिहास में यह स्पष्ट हो चुका है कि जिस मीडिया की पहुंच जितनी तेज़ी से लोगों तक पहुंची है उसकी विश्वसनीयता में उतनी गिरावट दर्ज की गई। ऐसा उसमें लगे हुए लोगों की नैतिकता में आई कमी या पत्रकारिता की गंभीरता की समझ न होने की वजह से भी हो सकता है। हमें भविष्य में पत्रकारिता की नींव सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षित और नियमों से आबद्ध पत्रकारिता को प्रमुखता देने की आवश्यकता है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त हो रहा है। फिर नए विषय के साथ किसी नए लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।